लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा था। टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट देख रहे थे इंडिया में कि कौन से टाइप के अकाउंट है। हमने लगभग सारे अकाउंट देखे थे वहां पे, लेकिन कुछ अकाउंट जो थे लास्ट में समय की कमी के चलते हम लोगों ने काफी स्पीडली उनको कवर किया था, तो उनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो अभी बस उसी पोर्शन को कवर करते हैं, बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे हम। जो अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट हम देख रहे थे, अदर टाइप्स के अलावा और कौन से थे? तो सेविंग्स, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट एंड एनआरआई अकाउंट्स। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहां पे ऑन डिमांड पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके अंदर सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये दो सब टाइप्स हमने देखे थे। सेविंग्स अकाउंट फॉर जनरल पीपल, व्हाइल करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेस पर्संस, जिनको काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करनी है। अब जो सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होते हैं, तो बिजनेसमैन उनको नहीं यूज कर सकते, दैट्स व्हाई उनके लिए करंट अकाउंट बनाया गया। फिर हमने देखा टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट के अंदर हमने देखा था कि ये डिमांड डिपॉजिट से अलग होते हैं। कैसे? क्योंकि टर्म डिपॉजिट में आप ऑन डिमांड पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, एक फिक्स पीरियड के लिए आपको पूरा पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद ही आप आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज योर टर्म डिपॉजिट। इसके अंदर दो तरीके के अकाउंट्स आएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट? फिक्स्ड डिपॉजिट वो अकाउंट होता है जहां पे आप एक फिक्स समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, और जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो एक लमसम अमाउंट होती है। व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर भी आप फिक्स समय के लिए पैसा डिपॉजिट करते हो हायर इंटरेस्ट रेट पे, और वो जो पैसा होता है वो आप लमसम नहीं तो इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, पर मंथ की इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप पे करते रहते हो, वो है रिकरिंग डिपॉजिट। उसके अलावा हमने एनआरआई डिपॉजिट्स को भी पढ़ा था। व्हाट आर एनआरआई डिपॉजिट्स? एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये एनआरआई वो पर्सन है जो इंडिया के बाहर 6 महीने से ज्यादा के लिए स्टे करते हैं। वो इंडियन सिटीजन है बट इंडिया के बाहर 6 महीने से ज्यादा स्टे करते हैं, तो वो जो पर्सन है वो एनआरआईज है, उनके लिए जो अकाउंट बनता है वो है एनआरआई अकाउंट। ये जो नॉन रेसिडेंट अकाउंट होते हैं ये 3 तरीके के हैं, ये एनआरओ, एनआरई एंड एफसीएनआर। एनआरओ स्टैंड फॉर नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है वो इंडिया और फॉरेन कंट्री दोनों जगह से अपनी सेविंग्स को सेव कर सकता है और उस अकाउंट को यूज कर सकता है। अब दोनों कंट्री से पैसा आ रहा है, मतलब दो करेंसी से पैसा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये अकाउंट रुपया अकाउंट है, मतलब इसका अल्टीमेट बैलेंस रुपया में दिखेगा आपको। तो जो भी फॉरेन करेंसी यहाँ पे डाली जा रही है वो एक्सचेंज होके आएगी। उसके अलावा ये अकाउंट नॉन रिपैट्रिएबल, मतलब इस अकाउंट का पैसा विदेश में विड्रॉ नहीं कर सकते हो, पूरा तो नहीं कर सकते, पार्शियली कर सकते हो। इस तरीके से हमने एनआरओ अकाउंट देखा था। व्हाट इज एनआरई अकाउंट? एनआरई अकाउंट मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, मतलब ये वो अकाउंट है जहां पे आप इंडिया के बाहर से ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, इंडिया के अंदर से नहीं आएगा, इसलिए इसको एक्सटर्नल अकाउंट कहा है। और यहाँ पे जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो फॉरेन करेंसी में आएगा, लेकिन उसको एक्सचेंज करके ये रुपया में इसका बैलेंस दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज रुपी अकाउंट। तो एनआरओ की तरह ये भी कैसा है? रुपी अकाउंट है। लेकिन इस अकाउंट की प्रॉब्लम क्या है कि जब इस अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ करोगे फॉरेन कंट्री के अंदर, तब रिपैट्रिएशन की उस प्रोसेस को, तो इस अकाउंट के ऊपर रिपैट्रिएशन अलाउ है, लेकिन जब रिपैट्रिएशन होगा करेंसी का तब एक्सचेंज रेट आएगा बीच में, और उसके कारण डिपॉजिटर को नुकसान हो सकता है। तो देयर इज एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वॉल्व विद दिस अकाउंट। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का अकाउंट हमने देखा वो एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट है। ये जो एफसीएनआर अकाउंट है ये फॉरेन करेंसी में ऑपरेट होता है, मतलब ये रुपया अकाउंट नहीं है। आप अगर डॉलर डालोगे तो बैलेंस डॉलर में दिखेगा, येन डालोगे तो बैलेंस येन में दिखेगा। सिलेक्टिव फॉरेन करेंसीज में अकाउंट ऑपरेट हो सकता है। तो ये होता है आपका एफसीएनआर अकाउंट। इसका फायदा ये है कि एफसीएनआर अकाउंट में एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है, तो हमने ये एनआरआई अकाउंट देखे थे। उसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट है, उसके अंदर हमने देखा था कि डीमैट अकाउंट है जो कि शेयर होल्डिंग के लिए काम में आता है। जो भी आपके पास शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव किए जाएंगे तो वो डीमैट अकाउंट में सेव किए जाएंगे। फिर हमने देखा था जिल्ट अकाउंट, जिस तरीके से शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में सेव किया जाता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिल्ट अकाउंट में सेव किया जाएगा। ये जो जिल्ट अकाउंट होता है ये आरबीआई द्वारा ओपन करके मिलता है। इसके अलावा एस्क्रो अकाउंट हमने देखा था, जब दो पार्टीज के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे तो वो दो पार्टीज मिलके एक थर्ड पार्टी अकाउंट खोलेंगे, वो है एस्क्रो अकाउंट।
ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, जितने समय के लिए बिजनेस काम कर रहा है उतने समय के लिए एस्क्रो अकाउंट काम करेगा। जो हमने तेजी से पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट, इनको समझते हैं, ठीक है ना। तो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट है जो मतलब दो कंट्रीज है, जैसे इंडिया एंड यूएसए, दो कंट्रीज रखते हैं। इंडिया के अंदर एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैंने पंजाब नेशनल बैंक का एग्जांपल लिया, बट कोई भी इंडियन बैंक है। अमेरिका के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका। अब ये दो बैंक्स हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर अमेरिका में कोई ब्रांच नहीं है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? बैंक ऑफ अमेरिका के सहारे से अपने सारे ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करवाएगी। बिकॉज देयर इज नो ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, State Bank of India will use Bank of America as their correspondent to work in America. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खोलेगी। अब वो अमेरिका के अंदर खुला है और अमेरिका की करेंसी डॉलर है, तो ये अकाउंट डॉलर में ऑपरेट होगा। अब ये जो अकाउंट खोला गया, इसको आप कहोगे नॉस्ट्रो अकाउंट। इट्स योर नॉस्ट्रो अकाउंट। तो व्हाट इज नॉस्ट्रो अकाउंट? दीज आर अकाउंट हेल्ड इन फॉरेन बैंक। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, आप यहाँ पे हो ना, यू आर इन इंडिया, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हो और मैं बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर मैनेजर। सो दीज आर अकाउंट हेल्ड इन फॉरेन बैंक्स बाय इंडियन बैंक्स। तो ये इंडियन बैंक है, ये फॉरेन बैंक है। तो इंडियन बैंक ने फॉरेन बैंक में जो अकाउंट हेल्ड किया है वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। दे आर हेल्ड इन फॉरेन करेंसी। अब ये जो अकाउंट है ये डॉलर्स में ऑपरेट हो रहा है, तो ये कैसा? फॉरेन करेंसी के अंदर। तो ये अकाउंट हो गया नॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो का मीनिंग होता है अवर्स, ये बताया था मैंने, लेकिन नॉस्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? अवर्स। तो अब ये जो नॉस्ट्रो अकाउंट है ना, ये नॉस्ट्रो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर है, लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शंस है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका बस उन ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दैट डजंट मीन दैट कि इसके अंदर से अगर नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा डाला तो वो बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर क्रेडिट डिपॉजिट रखा जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है। नॉस्ट्रो अकाउंट से पैसा जा रहा है मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा जा रहा है। सो ऑल द रिकॉर्ड्स अंडर दिस नॉस्ट्रो अकाउंट आर हेल्ड विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है? बैंक ऑफ अमेरिका बस एक जगह प्रोवाइड कर रहा है जहां पे ये नॉस्ट्रो अकाउंट रख सकते हैं और कोई भी अमेरिका से यूजर आके यहाँ पे नॉस्ट्रो अकाउंट को यूज कर सकता है। यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब अब बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खोल गई तो वो क्या है? नॉस्ट्रो। तो नॉस्ट्रो मीन्स अवर्स। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉस्ट्रो अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो डॉलर्स में ही होंगे। तो व्हेनेवर वी यूज नॉस्ट्रो अकाउंट, हमारे इंडिया में फॉरेक्स का यूज होगा। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज दिस फॉरेक्स? फॉरेक्स के ऊपर हम डिटेल इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। कौन हेल्ड करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये फॉरेक्स का कंट्रोल होता है। अब इसके अंदर होता है, इसके अंदर आता क्या है? तो ये एक रिजर्व है, यहाँ पे पैसा है। किस तरीके का? तो फॉरेन करेंसीज है, फॉरेन करेंसीज। इंडिया के अंदर जो भी फॉरेन करेंसीज आती है उसका जो भी डेबिट और क्रेडिट है वो फॉरेन फॉरेक्स के अंदर ही किया जाएगा आपका। मतलब जो भी अगर आप फॉरेन से इंडिया में कोई पैसा भेज रहा है तो वो फॉरेन करेंसी में आएगा, तो वो फॉरेक्स में आएगा। फिर फॉरेक्स से उसको कन्वर्ट करके इंडिया में रुपी में यूज किया जाएगा। मतलब जो भी कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन होने के बाद फॉरेन करेंसी आपके फॉरेक्स में रखी जाएगी। उसके अलावा गोल्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेक्स। उसके अलावा एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एंड लास्ट इज आईएमएफ रिजर्व ट्रेज। अब ये एसडीआर आईएमएफ रिजर्व ट्रेंच क्या है? जब मैं आईएमएफ का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज सही समझ में आएगी। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये चार चीजें फॉरेक्स का हिस्सा है। ये चारों को मिलकर हमारा फॉरेक्स बनता है। अभी के लिए हमारा फॉरेक्स अराउंड $600 बिलियन है।
अराउंड इट अभी कम हो गया, पहले ज्यादा था, रिसेंटली इसको ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अराउंड $600 बिलियन आप उसको याद रख सकते हो। तो जो भी फॉरेक्स है वो डॉलर्स में काउंट करेंगे हम, बिकॉज डॉलर इज अ हार्ड करेंसी और ये ग्लोबल करेंसी की तरह यूज होती है, तो हम हमारा फॉरेक्स भी डॉलर्स में काउंट करते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं इन सब का डॉलर्स में कन्वर्जन होता है और फिर हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस डॉलर्स में दिखाई देगा, तो ये आपका फॉरेक्स होता है। तो जब इंडिया से पैसा जा रहा है और इंडिया में पैसा आ रहा है तो फॉरेक्स से पैसे जाएंगे और फॉरेक्स में पैसे आएंगे, करेक्ट। तो इससे ये आपका जो $600 बिलियन ये कम या फिर ज्यादा होगा, इतना याद रखो यहाँ पे। तो ये आपका फॉरेक्स। तो जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉस्ट्रो अकाउंट की, तो नॉस्ट्रो अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो डॉलर्स में हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट हैव इंपैक्ट ऑन अवर फॉरेक्स। वहां पे नॉस्ट्रो अकाउंट की तरह और एक अकाउंट है, वो है वस्त्रो। वस्त्रो मीन्स योर्स। अब उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते कि इंडिया है एंड यूएसए है। इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां पे आप मैनेजर हो, और यूएसए के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका जहां पे मैं मैनेजर हूं। सो जब बैंक ऑफ अमेरिका एक अकाउंट खोलेंगे इंडिया में जो रुपी में ऑपरेट होगा, जिस तरीके से आपने अकाउंट खोला ना अमेरिका में जो डॉलर में ऑपरेट हो रहा है, उसी तरीके से बैंक ऑफ अमेरिका जब इंडिया में एक अकाउंट खोलेंगे जो रुपी में ऑपरेट होगा, तो वो अकाउंट होगा वस्त्रो। और वस्त्रो का मीनिंग होता है योर्स। वस्त्रो का मीनिंग क्या है? योर्स। तो वस्त्रो अकाउंट इज मेंटेन एंड हेल्ड इन इंडिया, ठीक है, इन इंडियन रुपी बाय फॉरेन बैंक्स। तो ये फॉरेन बैंक है, इंडिया के अंदर इंडियन रुपी में जो अकाउंट होल्ड किया है वो क्या है? वस्त्रो अकाउंट है। अब ये वस्त्रो अकाउंट का इंपैक्ट क्या है? तो वस्त्रो अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है वो रुपी बेस्ड ट्रांजैक्शन है, वो सारे ट्रांजैक्शन कैसे? रुपी। तो बैंक ऑफ अमेरिका के ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे वो रुपए में ट्रांजैक्शन हो गए ना। अब इसका फायदा क्या है? तो इससे हमारे फॉरेक्स में बचत होगी, इट विल सेव अवर फॉरेक्स। हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है ना ये बचाएगा। अब ये कैसे होगा? चलो एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी रिसेंटली इंडिया एंड रशिया ने रुपी ट्रेड डील की थी। इंडिया रशिया रुपी ट्रेड डील, ठीक है ना। मान लेते हैं इंडिया एंड यूएसए में भी हुई है, एग्जांपल। हाँ, क्योंकि मैंने अभी यूएस का एग्जांपल लिया तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तब यहाँ पे होगा कैसे? रुपी ट्रेड डील जो हुआ है इससे इंडिया को फायदा हुआ है, और वो कैसे हुआ है ये भी आपको यहाँ से समझ में आएगा कि अगर रुपी ट्रेड डील इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ करेगा तो उससे हमको कितना फायदा होगा, ठीक है, ये इस एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। तो ये आपका इंडिया, हमारा प्यारा भारत, एंड ये आपका यूएसए। अब इंडिया के अंदर व्यापारी है, यूएसए के अंदर भी व्यापारी है। अब जब मैं बात करूंगा वस्त्रो अकाउंट की, अब ये वस्त्रो अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया है, ठीक है, हम ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ। अब यहाँ पे होगा कैसे? अब ये जो ए पर्सन है व्यापारी, अमेरिका में बी पर्सन है। सब समझो अगर ये ए पर्सन है, इसने यूएसए से कुछ चीजों को इंपोर्ट किया, मान लेते हैं इसने टोमेटो इंपोर्ट किया, एग्जाम्पल कोई भी कमोडिटी रख सकते हो, मैंने टोमेटो लिया। सो ए पर्सन इज बाइंग टोमेटो फ्रॉम यूएसए, तो यूएसए से इंडिया में क्या आएंगे? टोमेटो। अब ये जो टोमेटो आएंगे तो हमको इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर वस्त्रो अकाउंट नहीं है, अगर आप नॉर्मल वे से यहाँ पे रुपी ट्रेड डील नहीं है, अगर नॉर्मल वे से आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप ये ए पर्सन जाएगा बैंक में, बैंक में क्या करेगा? रुपया देगा। मान लेते हैं $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, ये करेंसी एक्सचेंज रेट चालू है। अब ये भाई साहब ने जो टोमेटो दिए, उन टोमेटो की टोटल वैल्यू कितनी है? $100, ठीक है। तो $100 भी रिसीव करेगा, ये ट्रांजैक्शन होगा। तो नॉर्मल सिनेरियो में कैसे होगा? ये भाई साहब जाएंगे बैंक में, $100 पेमेंट करनी है, लेकिन $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। इंडिया में तो रुपया चलेगा ना, तो भाई साहब के पास रुपया है, तो ये रुपया देंगे बैंक में। कितना देंगे? 100 इंटू 50, क्योंकि 50 का रेट चालू है ना अभी के लिए। तो कितना हो जाएगा आपका? 5,000। तो 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तब बैंक क्या करेगी? $100 बी पर्सन को सेंड करेगी थ्रू बैंक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक बैंक ऑफ अमेरिका होगी, उस बैंक में ट्रांसफर होगी, बैंक ऑफ अमेरिका से बी पर्सन ले लेगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ क्या इस ट्रांजैक्शन में, ये वॉस्त्रो नहीं है, अभी के लिए वॉस्त्रो को हम गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए वॉस्त्रो को यहाँ से गायब कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि जब बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है विदाउट वॉस्त्रो अकाउंट, तब यहाँ पे रुपी एक्सचेंज हो रहा है। जब रुपी एक्सचेंज हो रहा है तो हमको रुपी एक्सचेंज करके देना पड़ रहा है, एक्सचेंज हम डॉलर से कर रहे हैं, और ये डॉलर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये फॉरेक्स में पाए जाते हैं। तो व्हेनेवर ए वांट टू बाय टोमेटो फ्रॉम बी पर्सन, हमको फॉरेक्स से डॉलर यूज करने पड़ेंगे, और फॉरेक्स के डॉलर फिर कम होते जाएंगे। इससे हमारे फॉरेक्स के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स कम होते जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने रुपी ट्रेड डील कर लिए तो रुपी ट्रेड डील में ये ट्रांजैक्शंस बदल जाएंगे। अब रुपी ट्रेड डील में ये ट्रांजैक्शंस कैसे बदलेंगे तो मैं आपको समझाता हूं। अब रुपी ट्रेड डील के अंदर ये जो ट्रांजैक्शन, ये डिफरेंट काइंड ऑफ होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक वॉस्त्रो अकाउंट आएगा। ठीक है, पहले सिनेरियो में आपने समझा कि फॉरेक्स से पैसा एक्सचेंज करके ही हम यूएसए में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये $100 पे करेंगे। लेकिन जब वॉस्त्रो अकाउंट होगा तब हम क्या करेंगे, जो हमारे पैसे है मतलब 5,000, तो ये जो व्यापारी ये बैंक में 5,000 रुपए देगा, लेकिन 5,000 रुपए कहाँ देगा, वॉस्त्रो अकाउंट में। अब वॉस्त्रो अकाउंट के अंदर 5,000 रुपए आ गए तो बैंक ऑफ अमेरिका का ये अकाउंट है ना इंडिया में, तो बैंक ऑफ अमेरिका के अकाउंट में $100 आ गए, एक्सचेंज 50 का चलो है ना, तो $100 आ गए ऐसा लिखा आएगा, यहाँ पे 5,000 रुपए जमा हो जाएंगे। ठीक है, और बैंक ऑफ अमेरिका में क्या मैसेज जाएगा कि $100 इज रिसीव्ड, ये भाई साहब जाएंगे बैंक ऑफ अमेरिका में अपने $100 रिसीव करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो वॉस्त्रो अकाउंट में 5,000 रुपए जमा है, मतलब $100 बैंक ऑफ अमेरिका के वॉस्त्रो अकाउंट में जमा है। अब मान लेते हैं कि ये जो बी भाई साहब है, इनको ए से कुछ चीजें खरीदनी, तो इन्होंने पोटैटो खरीदे। अब पोटैटो खरीदी तो प्राइस भी पे करनी पड़ेगी, तो प्राइस कितनी है इसकी, 5,000। मैं थोड़ा सा सिंपलिस्टिक रख रहा हूं एग्जांपल को, तो 5,000 रुपए बी ए को देंगे। अब ट्रांजैक्शन रिवर्स हो रहा है सब, जब बी ए को 5,000 रुपए देने की बात कर रहा है तो बी जाएगा बैंक ऑफ अमेरिका में, और एक्सचेंज रेट अगर 50 रुपए तो उस हिसाब से $100 डाल देगा वहां पे। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने जो $100 दिए थे पहले, अब बैंक ऑफ अमेरिका में $100 आ गए वहां पे, ट्रांजैक्शन इज डन। अब बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगा, इंडिया में कहेगा कि मेरे वॉस्त्रो अकाउंट में जो 5,000 रुपए पड़े ना वो आप यूज कर लो, तो ये 5,000 रुपए ए पर्सन को दिए जाएंगे। सो दैट्स हाउ यहाँ पे करेंसी को एक्सचेंज किए बिना ट्रांजैक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज योर वॉस्त्रो ट्रांजैक्शंस, वॉस्त्रो अकाउंट transactions. So whenever India sign rupee trade deal with a foreign country, so banks of the foreign country will open Vostro account in India, and transactions between the peoples or the businesses in between these two countries done through Vostro account, where there is no need to exchange currency. जब करेंसी को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो देर इज नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फॉरेक्स, मतलब वी कैन कंडक्ट अवर फॉरेन ट्रेड विदाउट यूजिंग अवर फॉरेक्स। दिस इज बेनिफिट ऑफ वॉस्त्रो अकाउंट। जब हम फॉरेक्स को यूज नहीं करेंगे और हमारे फॉरेन ट्रांजैक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं तो वो रुपी बेस्ड ट्रांजैक्शन है, और हमारे पास रुपी सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो जब तक कि हमारे पास रुपी हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वहां पे, देर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम रुपी ट्रेड डील नहीं करें तो हमको फॉरेक्स ही यूज करना पड़ेगा, और फॉरेक्स तो लिमिटेड है, तो लिमिटेड फॉरेक्स काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये फॉरेक्स खत्म हो गया तो इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट होगा, उस क्राइसिस को आप कहते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये काफी खतरनाक सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन में फॉरेक्स खत्म हो जाता है, और फॉरेक्स खत्म होने के बाद हमारे पास पैसा नहीं बचता है चीजों को इंपोर्ट करने के लिए। जब हम चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते तो हमारे देश में क्या दिखाई देगा, तो इन्फ्लेशन। in our country we will see inflation। ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में इंडिया में आ गया था, और अभी के लिए राइट ना 2023 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पाकिस्तान एंड हमारे नेबर, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन कंट्रीज में आप ये क्राइसिस देख सकते हो करंट अफेयर्स में। तो ये क्राइसिस चल रहा है, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि अगर हम
रुपी ट्रेड डील करेंगे तो हम सारे ट्रांजैक्शन रुपी में करेंगे, फॉरेन ट्रांजैक्शन की बात करूं मैं, वी विल कंडक्ट ऑल द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन रुपीज एंड दैट्स हाउ वी विल सेव अवर फॉरेन करेंसी। सो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन नहीं आएगी और इंडियन इकोनॉमी स्टेबल रहने में मदद होगी। सो इट विल हेल्प टू स्टेबलाइज अवर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा ये। सो दिस इज हाउ वॉस्ट्रो अकाउंट इज यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज एक चीज ये है, ये जो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट ये दो अलग अलग नहीं तो बल्कि एक ही अकाउंट है, बस आप इनको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। जैसे इंडिया एंड यूएसए, आप इंडिया में खड़े हो, यू आर मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं अमेरिका में खड़ा हूं, आई एम मैनेजर एट बैंक ऑफ अमेरिका, दो बैंक्स हैं। सो वॉट एवर यू आर लुकिंग एट, यू आर लुकिंग from the point of view of India, and whatever I'm looking from the point of view of America. तो जब मैं बात कर रहा हूं नॉस्ट्रो अकाउंट की, when I'm talking about नॉस्ट्रो अकाउंट, तब आप कैसे देखते हो नॉस्ट्रो अकाउंट को? तो इंडिया से आप कैसे देखोगे कि आपने, मतलब इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ डॉलर में जो अकाउंट खोला है वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। दैट्स व्हाई आप क्या कहोगे? अवर्स। आप क्या कहोगे? अवर्स। लेकिन सेम नॉस्ट्रो अकाउंट को यूएसए कैसे देखेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन बैंक ने यूएसए के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डोमेस्टिक करेंसी मतलब डॉलर में जो अकाउंट खोला है, तो वो डेफिनेशन तो वॉस्ट्रो की बनती है ना। व्हाट इज वॉस्ट्रो? व्हेन फॉरेन बैंक्स ओपन अकाउंट इन इंडिया, इन डोमेस्टिक बैंक, इन डोमेस्टिक करेंसी। तो मैं यूएसए में बैठे बैठे क्या देख रहा हूं कि इंडिया मतलब मेरे लिए फॉरेन बैंक है, फॉरेन कंट्री, सॉरी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ फॉरेन बैंक। तो मैं क्या देख रहा हूँ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ओपनिंग देयर अकाउंट इन माय बैंक, मतलब डोमेस्टिक बैंक में, दैट टू इन माय करेंसी, मतलब डॉलर्स में। तो जो अकाउंट आप इंडिया से नॉस्ट्रो कह रहे हो, सेम अकाउंट को मैं वॉस्ट्रो भी कहूंगा, ठीक है। तो इट जस्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आप सेम अकाउंट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनके नाम बदल जाएंगे, ओके। लेकिन जब आप कम्युनिकेट करोगे नॉस्ट्रो अकाउंट, आपने नॉस्ट्रो अकाउंट खोला है ना, जब आप अमेरिका के साथ कम्युनिकेट करोगे यू विल से अवर्स अकाउंट, मतलब नॉस्ट्रो की बात कर रहे हो। जब बैंक ऑफ अमेरिका आपसे कम्युनिकेट करेगा तो बैंक ऑफ अमेरिका विल से योर्स अकाउंट, मतलब वो वॉस्ट्रो की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज योर नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो। तो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो बेसिकली एक ही अकाउंट है, बस आप उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वो दो अलग अलग अकाउंट हो सकते हैं। आपने फॉरेन कंट्री में, फॉरेन करेंसी में जो अकाउंट खोला, आपके लिए वो क्या बन जाएगा? नॉस्ट्रो। आप ही के लिए, आप ही के कंट्री में फॉरेन बैंक जब अकाउंट खोलेगी आपकी करेंसी में, तो वो क्या बन जाएगा? वॉस्ट्रो। तो हियर इज द नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। इसके अलावा जो थर्ड था वो लोरो अकाउंट है। थर्ड इज लोरो। अब लोरो अकाउंट को समझते हैं। अब हमारे प्रीवियस एग्जांपल में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूज किया था, जो इंडिया में है, आप उसके मैनेजर हो। मैं बैठा हूं यूएसए में, मैं मैनेजर हूं बैंक ऑफ अमेरिका का। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ी बैंक है जो फॉरेन करेंसी में डील कर सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव अथॉरिटी टू डील इन फॉरेन करेंसी, बट नॉट एवरी बैंक इन इंडिया हैव अथॉरिटी टू डील विथ फॉरेन करेंसी। या फिर इंडिया में हर बैंक का अमेरिका में कोई ब्रांच या फिर करस्पॉन्डेंट बैंक नहीं हो सकता है, कोई हेल्प नहीं होगी अमेरिका में। तो मान लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज पंजाब नेशनल बैंक। अब पीएनबी के अंदर आपका एक दोस्त है जो मैनेजर है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपका दोस्त पीएनबी के अंदर। अब पीएनबी इंडिया में, यूएसए के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती क्योंकि पीएनबी का कोई ब्रांच नहीं है यूएसए में, या फिर पीएनबी का कोई करस्पॉन्डेंट बैंक नहीं है जहां पे वो नॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इन भाई साहब को, आप ए हो, मैं बी हूं, तो ये भाई साहब सी है। ये सी भाई साहब को पता है कि आप दोनों दोस्त हो ना, ए और सी। सी भाई साहब को पता है कि आप बैंक ऑफ अमेरिका में नॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हो। तो सी आएंगे आपके पास, कहेंगे कि आप मेरे लिए बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खोलो। तो आप
पंजाब नेशनल बैंक के बिहाफ पे बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खोलोगे तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा बेसिकली। तो बैंक ऑफ अमेरिका इस नॉस्ट्रो अकाउंट को कैसे देखेंगे? लोरो अकाउंट। कैसे देखेंगे? लोरो। लोरो मीन देयर्स। लोरो मीन देयर्स। अब लोरो क्यों है? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ अमेरिका में फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोला है ना, डॉलर्स में अकाउंट खोला है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, खुद के लिए नहीं खोला है, पंजाब नेशनल बैंक के लिए खोला है। तो बैंक ऑफ अमेरिका क्या कहेगा आपको फोन करके? मैं क्या कहूंगा आपको फोन करके? देयर्स अकाउंट। आपका जो दोस्त है ना उनका अकाउंट, देयर्स मीन्स उनका ना, तो मैं आपको फोन करके बोलूंगा कि भाई उनके अकाउंट से पैसा निकालना है, उनके अकाउंट में पैसा डालना है, तो उनके अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, देयर्स अकाउंट, मतलब लोरो अकाउंट की बात कर रहा हूं। अंडरस्टूड? तो ये लोरो अकाउंट है यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, लोरो सच अकाउंट यूज फॉर टू बैंक्स मेकिंग ट्रांजैक्शंस वेयर थर्ड बैंक होल्ड्स एन अकाउंट, है ना। अब हमारे केस में पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ अमेरिका बीच में ट्रांजैक्शन है ना, लेकिन ये जो अकाउंट है जहां पे ट्रांजैक्शन हो रही है वो होल्ड किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके बिहाफ पे किया है? पंजाब नेशनल बैंक के बिहाफ पे किया है। तो ये होता है आपका लोरो अकाउंट। ओके, सो फॉरेन ट्रेड के अंदर तीन तरीके के अकाउंट आप देख सकते हो, लोरो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट एंड वोस्ट्रो अकाउंट। दे आर वेरी वेरी क्रुशियल अकाउंट। इनका बस कॉन्सेप्ट है, इनके लिए कोई फीचर्स नहीं होते, और ये अकाउंट जो होते हैं ना ये फॉरेन ट्रेड में यूज किए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट योर लोरो अकाउंट। अंडरस्टूड? तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमारे ये थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना बाकी था, जो मैंने अभी कर लिया है। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे कंप्लीटली खत्म होता है। इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। अभी हमको पूरा का पूरा कानून, उसके प्रावधान नहीं पढ़ने, लेकिन ये कानून क्या है, ये किसके लिए काम करता है, ये देखना है। कानून के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सरफेसी एक्ट के बारे में एक शॉर्ट नोट आपको दी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने सरफेसी एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, उसका बस इंट्रोडक्शन दिया था कि वो क्या है। हमने जिस टॉपिक में सरफेसी एक्ट की बात की थी वो टॉपिक था आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। तो व्हाट इज एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? दीज आर एसेट। एसेट यानी लोन, कर्जे। जब बैंक किसी को कर्जा देती है तब बैंक कहती है कि उन्होंने एसेट क्रिएट किए। कर्जा देना बैंक के लिए क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि कर्जा देने से बैंक पैसे कमाएगी, बैंक के पास पैसा आएगा। तो जब पैसा आता है, व्हेन मनी इज इनकमिंग, आप उसको कहोगे एसेट। जहां पे आप पैसा कमा सकते हो, जहां से आपको पैसा आएगा, तो आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। तो लोन बेच के बैंक पैसे कमा रही है, इसलिए बैंक के लिए वो क्या है? एसेट। अब ये जो लोन जो बेचे है बैंक ने, एक्सपेक्टेशन क्या है बैंक की? कि जो भी भाई साहब, जो भी बहन जी बैंक से कर्जा लेके जा रहे हैं, वो समय पे बैंक को कर्जा दे। जब समय पे बैंक पे कर्जा रिपे हो रहा है, तो बैंक उस एसेट को या फिर उस लोन को कहेगी कि परफॉर्मिंग एसेट है। कैसा एसेट है? परफॉर्मिंग एसेट है। मतलब ये जो भी बोरोवर है, वो बोरोवर समय पे सारा कर्जा वापस कर रहा है, तो वो हो गया परफॉर्मिंग। तो नॉन परफॉर्मिंग क्या हो गया? जो समय पे पैसे नहीं दे रहा है बैंक में। तो अगर कोई बोरोवर है जो समय पे बैंक में पैसा नहीं दे रहा है, जो ईएमआई बाउंस पे बाउंस करते जा रहा है, तो उस अकाउंट को बैंक क्या डिक्लेयर करेगी? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये हमने पूरा डिटेल क्लास लिया था इसके ऊपर। अब ये जो एनपीए है, इसके लिए क्राइटेरिया है। जनरल जो क्राइटेरिया है वो 90 डेज का क्राइटेरिया है। स्पेसिफिक भी और बदलेंगे, लेकिन जनरली अगर कोई भी अकाउंट जो 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू रहता है, ओवर ड्यू मतलब बकाया, जहां पे पैसा नहीं दिया है, अगर कोई भी अकाउंट 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू रहता है, तब बैंक उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देगी। अगर एग्रीकल्चरल लोन है तो टू स्मॉल क्रॉप सीजन, तो क्राइटेरिया बदलेंगे यहाँ पे, तो वो क्या बन जाओगे आप? एनपीए बन जाओगे वहां पे। तो दिस इज योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की हमने कैटेगरीज भी देखी थी। सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट।
मतलब एनपीए एक जनरल कैटेगरी है, लेकिन एनपीए के अंदर ये टाइप्स है। तो अगर 90 दिन 90 डेज से ज्यादा के लिए कोई भी अकाउंट क्या बोलते हैं ओवरड्यू रहता है, तो उसको सब स्टैंडर्ड कहेंगे। और फॉर 365 डेज, अगले एक साल के लिए वो सब स्टैंडर्ड एसेट, मतलब 1 ईयर, अप टू 1 ईयर वो क्या रहेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट। एक साल के बाद उसी एसेट को डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो एक साल के लिए सब स्टैंडर्ड एसेट है, तो एक साल के तुरंत बाद उसको डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट करेंगे। अब डाउटफुल एसेट के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आएंगी लॉस, लेकिन ये कब करेंगे, ये बैंक डिसाइड करेगा। देयर इज नो स्पेसिफिक और फिक्स्ड टाइम फ्रेम आफ्टर विच अ बैंक कैन डिक्लेयर एसेट एज अ लॉस एसेट। तो ये कोई फिक्स नहीं है। जनरली बैंक 3 साल तक वेट करती है, लेकिन 3 साल के पहले पहले भी ये प्रोसेस वो कंडक्ट कर सकती है। तो दिस इज योर डाउटफुल एसेट टू द लॉस एसेट कन्वर्जन। तो ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, आपके एनपीए बनते हैं। तो ये एनपीए काफी क्रूशियल टॉपिक है। अब जब बैंक के सामने एनपीए बन रहे हैं, तो बैंक क्या कर सकती है, जो लॉस हो रहे वो होने देंगे, पैसा डूब रहा है, लोग पैसे मांग रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हो, वापस नहीं कर रहे, तो इस तरीके से तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होगी तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, बिकॉज बैंक्स आर द बैकबोन, बैंक्स आर बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। जैसे हमारे शरीर में हमारा बैकबोन होता है ना, हमारा वर्टिबल कॉलम होता है ना, पाठीचा कणा म्हणतो आपण त्याला। तो वो जो बैकबोन होता है, जब तक कि वो सलामत है तब तक कि हम चल फिर सकते, खड़े रह सकते, दौड़ सकते। जिस दिन वो बैकबोन टूट गया, हम ना बैठने के लायक रहेंगे, ना चलने के लायक, हम किसी लायक नहीं रहेंगे, हम बस लेटे रहेंगे वहां पे। उसी तरीके से बैंक के जो बैंक होती है ना, वो इकोनॉमी के अंदर क्या है, बैकबोन है। अगर बैंक के अंदर एनपीए ज्यादा है, तो एनपीए ज्यादा होने के बाद क्या हो जाएगी, बैंक कोलैप्स हो जाएगी, डूब जाएगी। जब बैंक डूब जाएगी, तब इकोनॉमी भी डूब जाएगी ना आपकी, है ना। जितने ज्यादा एनपीए बढ़ते जाएंगे, लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उतना कम होते जाएगा। बैंक्स कोलैप्स होगी तो लोगों का भरोसा भी चला जाएगा वहां पे। तो फिर दूसरे बैंक्स में भी लोग नहीं जाएंगे ना, तो दैट्स हाउ इकोनॉमी विल बी कोलैप्स्ड। और बैंक नहीं काम करेगी तो लोगों को कर्जे नहीं मिलेंगे, नए कर्जे नहीं मिलेंगे तो नए काम नहीं होंगे, नए काम नहीं होंगे तो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, गरीबी बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए ना, तो उसके लिए बैंकों का मजबूत होना जरूरी है। दैट्स व्हाई एनपीए के खतरे को देखना और उसको रिड्यूस करना एक काफी चैलेंजिंग टास्क है सरकारों के सामने। यस, इट्स अ ह्यूज चैलेंजिंग टास्क। हम लोगों ने एनपीए के चैप्टर में देखा था कि बैंक के सामने एनपीए क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कारण है एनपीए आने के, वो सारी की सारी हमने गाथा वहां पे देख ली थी। उसी गाथा के अंदर हमने देखा था कि एनपीए के लॉसेस को कम करने के लिए भारत सरकार ने 2002 में एक कानून लाया था, वो है सरफेसी एक्ट। तो व्हाट इज दिस एक्ट? तो ये सरफेसी कानून वो कानून है जो बैंक को कुछ अधिकार देता है, जिन अधिकारों के आधार पे बैंक एनपीए के लॉसेस को कम कर सकता है। जो बैंक के अंदर एनपीए से नुकसान हो रहा है ना, उन नुकसान की भरपाई कर सकता है, एनपीए से होने वाले लॉसेस को रिड्यूस कर सकता है। सरफेसी एक्ट एनपीए को रिड्यूस नहीं करेगा, बल्कि एनपीए को प्रिवेंट नहीं करेगा, बल्कि एनपीए से जो लॉसेस हो रहे हैं ना, उन लॉसेस को रिड्यूस करेगा। लॉसेस को रिकवर करने के लिए बैंक्स को कुछ अधिकार मिलते हैं यहाँ पे। अब वो किस तरीके के अधिकार है, क्या है, तो पहले बेसिक देखते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताता हूं कि जो बैंक होती है वो लोगों से डिपॉजिट लेती है और लोगों को क्रेडिट देती है। क्रेडिट यानी कर्जा, डिपॉजिट लेना और लोगों को क्रेडिट देना, ये काम होता है। अब जब लोग बैंक में डिपॉजिट डालते हैं तो बैंक उसी पैसे को क्रेडिट में दे रही है, लेकिन क्या भरोसा जो बोरोवर है, जो बोरोवर है वो बैंक से जो पैसा लेके गया है कर्जे पे वो वापस देगा नहीं ना, तो देयर इज अ डाउट, है ना, रिस्क है ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ये क्या है, ये जो डाउट में बात कर रहा हूं ना, ये रिस्क है। आप कहोगे फिर अगर डाउट है तो क्यों दे रहे हो पैसे, नहीं, जब तक के रिस्क नहीं है तब तक के प्रॉफिट नहीं है ना। देर वो कहावत है ना, रिस्क इट फॉर द बिस्किट। तो इसीलिए बैंक रिस्क लेगी वहां पे, लेकिन रिस्क को भी कम किया जा सकता है। कैसे? बैंक क्या कहेगी बोरोवर को, भाई तुमको पैसे की जरूरत है, हम पैसे देंगे, तुम एक काम करो, तुम किसी ना किसी चीज को गिरवी रखो, कोलैटरल मांगी जाएगा, यानी सिक्योरिटी मांगी जाएगी।
एक सिक्योरिटी मांगी जाएगी, तो ये भाई साहब एक सिक्योरिटी देंगे। अब बहुत बार ऐसे होता है कि बिना सिक्योरिटी के भी कर्जे मिलती है। जब किसी कर्जों के ऊपर सिक्योरिटी रखी जाएंगी तब हम कहेंगे कि सिक्योर लोन है। लोन कैसा है? सिक्योर लोन है। लेकिन जब सिक्योरिटी नहीं रखी जाएगी तब हम कहेंगे अनसिक्योर लोन है। लोन कैसा है? अनसिक्योर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन, सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन। अब बैंक्स को जो है ना अनसिक्योर लोन ज्यादा समझ नहीं आते, वो ज्यादा एंटरटेन नहीं करती उनको। बैंक ज्यादातर सिक्योर लोन को ही एंटरटेन करती है, लेकिन बैंक कभी कभी प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अनसिक्योर लोन भी बेचती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बेचना। बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है ना, तो बैंक जब क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है तो बैंक बेसिकली अनसिक्योर लोन ऑफर कर रही है ना। क्योंकि आप जाते हो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ठीक है। अब रेस्टोरेंट के अंदर आप जब खाना खा रहे हो तो खाना खाने के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हो पेमेंट करने के लिए। सो जब आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो दैट डजंट मीन कि आपने उस अकाउंट में उतना पैसा डाला है फिर आप पैसे यूज कर रहे हो, नहीं। क्रेडिट कार्ड अकाउंट में आपकी एक लिमिट होती है कि उतना आप कर्जा ले सकते हो, उतने लिमिट तक आप क्या कर रहे हो यहाँ पे रेस्टोरेंट में खर्चा कर सकते हो वहां पे। तो मान लो आपकी लिमिट है 1 लाख रुपए और आपका जो रेस्टोरेंट का बिल है 5,000 रुपए हुआ है, तो आप जब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तब आप 5,000 रुपए का बोरोइंग कर रहे हो, कर्जा ले रहे हो ऑन द स्पॉट। आप क्या ले रहे हो? कर्जा, खाना खाने के लिए कर्जा ले रहे हो, मतलब ये हद हो गई अभी तो रेस्टोरेंट के अंदर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, जब आप ये 5,000 रुपए पे कर रहे हो तब आपने 5,000 का क्रेडिट लिया, मतलब 5,000 का कर्जा लिया, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका। जब आप ये कर्जा ले रहे हो तो किसी चीज को गिरवी रख रहे हो क्या? ऐसा है कि आपने क्रेडिट कार्ड लेते समय पहले 1 लाख रुपए की चीजों को गिरवी रखा है? नो। आपके इनकम के आधार पे आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाएगा और उसके आधार पे आपको लिमिट मिलेगी। सो बेसिकली आप जब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आप बिना किसी चीज को सिक्योर रखे हुए कर्जा ले रहे हो वहां पे। तो आप जो क्रेडिट कार्ड से कर्जा ले रहे हो वो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है। क्या है वो? अनसिक्योर्ड। तो बैंक सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके के कर्जे देती है। अब अनसिक्योर्ड कर्जों को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं, अब बात करते हैं सिक्योर्ड कर्जों की। थोड़ी देर के लिए बात किसकी करते हैं? सिक्योर्ड लोन की। जब हम सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं तो बैंक के अंदर सिक्योर्ड लोन दिए जाते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए आप किसी न किसी चीज को गिरवी रखोगे। आपके पास गहने तो आप मतलब गोल्ड भी गिरवी रख सकते हो, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप कार गिरवी रख सकते हो, आप घर, देन लैंड एक्सेट्रा, आप बहुत सारी चीजों को गिरवी रख सकते हो। अगर आपके पास शेयर है तो आप शेयर भी गिरवी रख सकते हो, बॉन्ड्स है तो बॉन्ड्स भी गिरवी रख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप गिरवी रख सकते हो और गिरवी रखने के बाद आप क्या करोगे? कर्जा लोगे। तो दे आर नोन एज सिक्योर्ड लोन। अब मान लेते हैं आपने किसी एक चीज को यहाँ पे गिरवी रखा है, मैं एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड का। तो आपने गोल्ड 10 लाख रुपए का गोल्ड, आपकी जो गोल्ड की वैल्यू है 10 लाख रुपए, वो बैंक में रखी और बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया। सो यू बोरो मनी ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक। दिस इज योर क्रेडिट एंड दिस इज योर सिक्योरिटी। जब आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हो और पैसा लेके भाग गए, मतलब आप एनपीए हो गए। भाग गए मतलब ऐसा नहीं कि आपकी इंटेंशन है, बहुत बहुत केसेस में एनपीए जो होते हैं वो जेन्युइन कारण से होते हैं, उसमें बोरोर को कोई दोष नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एनपीए हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आ, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि बैंक के अंदर पैसे नहीं आ रहा है ना, तो मैं बस थोड़ा सा उसको फनी वे में बात कर रहा हूँ कि भाग गए आप पैसा लेके। तो जब एनपीए जनरेट हो रही है तो बैंक क्या करेगी? आपके सोने को बेचेगी। तो 10 लाख रुपए का सोना है, इसको बेचने के बाद बैंक क्या करेगी? अपना पूरा पैसा इंटरेस्ट के सकत, मतलब मान लो 5 लाख का लोन लिया, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो 6 लाख रुपए आपको बैंक को देने थे, आपने जो नहीं दिए, तो बैंक ने आपका 10 लाख रुपए का सोना बेचा, 6 लाख रुपए अपने काटे, बचे हुए 4 लाख रुपए आपको वापस कर दिए। सो दैट्स हाउ सिक्योर लोन इज कंडक्टेड। इसी तरीके से सिक्योर लोन काम करता है। लेकिन जब मैं सिक्योर लोन की बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, तो सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती ना। अब जब बैंक में आपने जो गोल्ड रखा है, बैंक उस गोल्ड को बेचने को जब मार्केट में उतरेगी, तब वो सोना आपका है ना, तो बैंक आपको नोटिस भेजेगी, देखो भाई तुमने कर्जा नहीं दिया, तुम एनपीए हो गए, बार बार फोन करने के बाद भी तुमने फोन नहीं उठाया, अब तो इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ज्यादा देर तक हम तुमको सहन नहीं कर सकते, तो हम अगले 2 महीने में क्या करें? तुम्हारा सोना बेचने के लिए निकाल रहे हैं। 2 महीने के भीतर भीतर पूरा पैसा दिया तो ठीक, नहीं तो आपका सोना बेच के हम हमारा पैसा वसूल कर लेंगे। तो आपका सोना बेचा जा रहा है तो आप बेचने दोगे क्या?
नहीं, ज्यादातर केसेस में क्या हो जाता है कि आप बैंक में जाओगे कि मत भेजो, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, वो मेरी माँ का, मेरे पिताजी का, वो मेरे खानदानी सोना है हमारे घर के अंदर, उसको बेचोगे तो खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी, तो मत बेचो। वहां पे आप कुछ ना कुछ बहाने मारोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो आप ये चीजें करोगे। अगर बैंक वाले नहीं मानेंगे तो यू विल गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट में भी केस दायर कर सकते हो, कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर लेके आओगे। मतलब बैंक के पास आपने जो चीजें गिरवी रखी है ना, तो बैंक को उसको बेचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मतलब काफी, क्योंकि बीच में कोर्ट सिस्टम आती है, जुडिशरी सिस्टम है ना। जुडिशरी सिस्टम इंश्योर करेगा कि बैंक जो आपका सोना बेच रही है वो सही तरीके से बेच रही है कि नहीं बेच रही है। मतलब बैंक ने आपको नोटिस दिया, आपने समय पे बैंक को कम्युनिकेट नहीं किया, तब जाके बैंक बेच रही है, सारी प्रोसेस देखेगी ना बैंक। फिर बैंक कहेगी कि चलो बेच दो सोना। अगर प्रोसेस हुई है तो, नहीं हुई तो बैंक कहेगी मत बेचो, तुम पहले अपना काम ढंग से करो, वॉट एवर इट मे बी। बट इससे लिटिगेशन बढ़ रहा है। इससे क्या बढ़ रहा है? लिटिगेशंस। लिटिगेशंस यानी कोर्ट के अंदर केसेस की संख्या बढ़ रही है, काफी ज्यादा संख्या बढ़ रही है। अब इन संख्याओं में डेट रिकवरी के मैटर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब डेट रिकवरी के अंदर बैंक भी कोर्ट में जा सकती है और कस्टमर भी कोर्ट के अंदर जा सकता है अगेंस्ट द बैंक, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं। कोई भी जाए, बैंक के अंदर केस तो पड़ रही है ना, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होती तब तक ये सोना बैंक के अंदर पड़ा रहेगा, ना बैंक इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, ना उस कस्टमर को सोना मिलेगा, कुछ नहीं होगा वहां पे। अब इंडिया के अंदर केसेस की हालत हम सबको पता है, तारीख पे तारीख, सनी देओल की मूवी देख लो, बताएंगे वो कि इंडिया में तारीख पे तारीख कैसे चलती है। कभी जज की ट्रांसफर हो जाएगी, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, किसी न किसी कारण से केसेस एक्सटेंड हो जाते हैं, केसेस पेंडिंग पे पड़ जाते हैं। इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है भाई, आज के समय में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और केसेस बढ़ रहे हैं, सालों लग जाएंगे। अगर आज भी हमारे सारे के सारे जजेस बिना छुट्टी के 24/7 काम करेंगे ना, तब भी सालों लगेंगे ये 3 करोड़ केसेस को कवर करने के लिए। तो लिटिगेशन काफी बढ़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। तब ये जो प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम सारी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बैंक की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कोर्ट कोर्ट की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, और एनपीए के केसेस सॉल्व नहीं हो रहे तो इकोनॉमी के अंदर भी टेंशन बढ़ रहे हैं। तो सारी जगह पे प्रॉब्लम बढ़ रही है, जब तक के मैटर सॉल्व नहीं होंगे तब तक के मैटर क्लोज नहीं होंगे। तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरफेसी एक्ट को लाया गया था। तो व्हाट सरफेसी एक्ट डज, तो सरफेसी एक्ट बिना कोर्ट के परमिशन से कोलेटरल के ऊपर बैंक का अधिकार जाहिर कर देता है कि कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, बैंक चाहे तो कोलेटरल को बेच सकती है, हम देखेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं करना। सो दैट मीन्स विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन आज बैंक कोलेटरल को हैंडल कर सकते हैं इन केस ऑफ एनपीए ओनली। एनपीए होंगे तभी बात कर रहा हूं मैं। अगर स्टैंडर्ड एसेट है तो बैंक कोलेटरल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर एनपीए हो जाए तब बैंक कोलेटरल का यूज कर सकती है टू रिकवर देयर लॉसेस। अब वो कैसे यूज कर सकती है, कौन से कोलेटरल आ सकते हैं इसमें, कौन से नहीं आएंगे, वो सारे सरफेसी एक्ट के अंदर हमको सारी चीजों को पढ़ना है। तो दिस इज अबाउट योर सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट की शुरुआत हुई थी 2002। पहले बैकग्राउंड देखते कि बैकग्राउंड में क्या है। तो बैकग्राउंड में एक कमेटी है जिसका नाम है नरसिम्हा कमेटी। 2 बार बनी थी नरसिम्हा कमेटी। पहली बार बनी थी 1991 में, दूसरी बार बनी थी 1997 में। तो नरसिम्हा ये जो थे ये आरबीआई के गवर्नर थे, एक्स गवर्नर, और इन्हीं के चेयरमैनशिप में कमिटीज बनाई गई। तो हम सबको पता है कि 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हम लोगों ने आईएमएफ से कर्जा लिया था, और आईएमएफ से जब हमने कर्जा लिया तो आईएमएफ ने हमको पैसे तो दिए, लेकिन साथ में कुछ नियम लगाए, ऑन कंडीशन पैसे दिए थे। आईएमएफ ने कहा फुकट नहीं मिलेगा, हम जो भी तुमको पैसे देंगे वो शर्तों के साथ ही देंगे, क्योंकि आईएमएफ भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। इवन आईएमएफ वांट टू इंश्योर दैट देयर मनी शुड बी सिक्योर्ड, और उनको वो वापस मिले, उनका पैसा एनपीए ना हो जाए, तो वो भी इंश्योर करेंगे। तो आईएमएफ शर्तें लगाता है, अलग अलग शर्तें। जैसे 1991 में इंडिया को शर्त क्या लगाई थी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़े। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अलग था पहले, अब चेंज करना पड़ेगा।
पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम पे काम कर रही थी। व्हाट इज दिस क्लोज्ड इकोनॉमी? कि जो भी है हम वो डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करने की कोशिश करते थे, जो भी था वो डोमेस्टिक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर थी, फॉरेन कंपनीज का इंडिया में प्रोडक्शन ना के बराबर था। मतलब हमने बाहर के लोगों को इंडिया के दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि हमारा इतिहास भी वही है ना। हमारा इतिहास इंटरेस्टिंग है ना, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इंडिया ने तो दूध छोड़ो, पूरा का पूरा लावा निकल लिया था। हाँ, हम सबको पता है कि ब्रिटिशों ने इंडिया पे तकरीबन 200 साल तक, 190 ईयर्स तक राज किया था। अब ये ब्रिटिश कौन थे? ये व्यापारी कंपनी था ना, ये फॉरेन कंपनी थी जो इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए, देखते देखते मालिक बन गई। तो ये जो बिजनेसमैन है ना, ये कभी भी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, फॉरेन के लोगों को बोल दिया कि तुम मत आओ भाई, इंडिपेंडेंस की बात की, हम हमारा देख लेंगे, जो भी है चटनी भाकर जी चलते हमें आमचे खाओगे, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो इंडिया अडॉप्टेड क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब जब क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम में इंडिया काम कर रहा है, तब वहां पे इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ गई, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे एक प्रॉब्लम थी तो इंपोर्ट की, ठीक है। अब इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, लेकिन जब हमने बाहर की दुनिया के लिए हमारे ज्यादातर दरवाजे बंद करके रखे तो फॉरेन की करेंसी लिमिटेड थी। लिमिटेड फॉरेन करेंसी हम ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अगर ज्यादा इंपोर्ट करना है तो कर्जे लो। कर्जे लेने की भी एक हद है ना, हम ऑल द टाइम कर्जा लेके थोड़ी ना खर्च कर सकते हैं। कर्जा वापस भी देने की क्षमता होनी चाहिए। 1991 तक सिनेरियो इतना खराब हो गया था इंडिया में कि इंडिया की कर्जे वापस करने की क्षमता लगभग खत्म हो गई थी। तो कर्जे वापस करने की क्षमता नहीं थी, तो इसलिए नया कर्जा नहीं मिल रहा था। नया कर्जा नहीं मिल रहा था तो चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। दैट सिनेरियो इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, व्हेन वी कांट इंपोर्ट आवर इसेंशियल थिंग्स, जैसे क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल तक हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे तब उस समय में। तो इंडियन इकोनॉमी बर्बादी की तरफ जा रही थी। तो आईएमएफ ने कहा कि हम आपको पैसे देते हैं और पैसे देके आपको मदद करेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे कि ये क्लोज इकोनॉमी को खत्म करो। फिर बोले क्या करना पड़ेगा, तो तीन जो भी सारे चेंजेस थे वो तीन शब्दों में हम बयां कर सकते हैं। एक है लिबरलाइजेशन, एक है प्राइवेटाइजेशन, एक है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको आप कहते हो एलपीजी पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अलग अलग नाम से जानते हैं, एक ये चाहिए। तो आईएमएफ के दबाव के चलते हम लोगों ने इंडिया में जो चेंजेस करवाए, उन चेंजेस को हम एलपीजी चेंजेस कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमने क्लोज इकोनॉमी को बंद कर, क्लोज इकोनॉमी पॉलिसी को बंद कर दिया, एंड नाउ वी अडॉप्टेड ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या है कि जहां पे हमने बाहर के लोगों को इंडिया के दरवाजे खोल दिए कि आओ तुम लोग, तुम्हारा पैसा लेके आओ, तुम्हारी टेक्नोलॉजी लेके आओ, तुम्हारे जो भी प्रोडक्शन की टेक्निक्स है उनको लेके आओ, इंडिया में प्रोडक्शन करो, इन्वेस्टमेंट करो, इंडिया भी तुमको हेल्प करेगा, आप भी इंडिया को हेल्प करो। तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत होगी। अब जब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, तब इसके इम्पैक्ट भी तो बदलेंगे ना। तो अब पहले की तरह नहीं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर अब फॉरेन प्लेयर भी आए, तो रेगुलेशन बदलेंगे, सारी चीजों का सारी चीजें बदलेंगी, इंडिया में मनी सप्लाई बदलेगा, तो नियमों में बदलाव होने चाहिए। जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो बैंकों के अंदर दबाव भी तो बढ़ेगा। अब बैंक के अंदर मनी की डिमांड बढ़ेगी, बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, आरबीआई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में परेशानियां, बहुत सारे चेंजेस। अब इन रिफॉर्म्स को एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी थी नरसिम्हन कमेटी। पहली कमेटी बनी थी 1991 में, दूसरी कमेटी बनी थी 1997 में। ये दोनों कमिटीज, मतलब एक ही चेयरमैन थे, नरसिम्हन कमेटी, लेकिन ये दोनों कमिटीज ने क्या किया था, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के सामने रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, अलग अलग रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे। इन्हीं रिफॉर्म्स के अंदर जो एक रिफॉर्म था वो ये था कि इंडिया में एनपीए को कम करने के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए। एनपीए रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। एनपीए रिड्यूस करने के लिए क्या, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए।
There should be a proper institution which will help to reduce NPA losses. There should be a law which will help to reduce NPA losses. ये recommendations थे, ठीक है। तो इन रिकमेंडेशंस को मानते हुए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। उन कदमों में एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो था एक्ट, सरफेसी एक्ट। सो कमिटी मेड सजेशंस टू फॉर्म न्यू लेजिस्लेशन, नया कानून बनाना है। क्यों? फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड एम्पावरिंग बैंक्स to gain possession of their securities and to sell them without any intervention from the court. अब ये कोर्ट के बाहर बैंक को अधिकार मिलने चाहिए कि बैंक ये काम कर सकती है। जब बैंक के पास ये अधिकार दिए जाएंगे और कानून से दिए जाएंगे तभी कोर्ट के अंदर केसेस कम हो जाएंगे। इससे रिजोल्यूशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। मतलब एनपीए से जो भी रिकवरी हो रही है ना, तो वो रिकवरी करने की जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगी। इससे देश का फायदा होगा। दिस इज द आइडिया बिहाइंड सरफेसी एक्ट। तो नरसिम्हन कमेटी थी, देन अंधेर उजिना कमेटी थी। ये जो कमिटीज थी, पर्टिकुलरली नरसिम्हन कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कमिटी थी, इन कमिटी के आधार पे ही भारत सरकार ने क्या किया उस समय में कानून बनाया था, वो था आपका सरफेसी एक्ट। So this SURFACE Act is very, very crucial and important in India because this act gives right to the banks that they can hold possession of the security of borrower, and in case of NPA they can manage the securities of the borrower. वो मैनेज करने के अधिकार मिलते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस ऑफ देयर इफ देयर इज अ माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बैंक अगर कुछ गलतियां कर रहा है, सो देयर इज आल्सो स्कोप इन दिस एक्ट दैट एग्रीव्ड पर्सन, मतलब जो भी बोरोवर है, अगर उस बोरोवर की शिकायत की ऐसी होगी कि बैंक ने बोरोवर के साथ सही से कम्युनिकेशन नहीं किया है, ना नोटिस दी है, ना कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बस उठा के मेरी प्रॉपर्टी को बेच दिया है, तो ये गलत है ना। सबको अधिकार मिलना चाहिए, बोरोवर को भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो एक समय के बाद अपना पैसा देने की उनको चांस दें, मतलब एवरीबॉडी रिक्वायर्ड सेकंड चांस। तो ये बैंक की जिम्मेदारी को वो चांस दे। अगर बैंक ये चीजें नहीं कर रहा है तो वो बोरोवर भी कोर्ट में जा सकता है अगेंस्ट बैंक एक्शन। तो यहाँ पे जो बैंक की एक्शन है ना, वहां पे एक डिटेल प्रोसेस ही बैंक की एक्शन होनी चाहिए। अब ये इस कानून के अंदर बैंक के अधिकार है, कस्टमर के अधिकार है, सबके अधिकारों को बताया गया है कि कौन क्या करेगा। बैंकिंग एग्जामिनेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा तो बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ने ये जो कानून है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रावधान बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर स्पेसिफिक प्रोविजन, लेकिन वो आपको पूछते हैं कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो क्या सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक के पास अधिकार है एग्रीकल्चरल लैंड बेचने का इन केस ऑफ एनपीए, ऐसा सवाल पूछे इस तरीके से। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। सरफेसी एक्ट के अंदर क्या कोऑपरेटिव बैंक आ सकती है, सरफेसी बैंक के अंदर क्या एनबीएफसी आ सकती है, सरफेसी बैंक के अंदर कौन से तरीके, जिन तरीकों से बैंक सिक्योरिटीज को कंट्रोल कर सकता है, कौन से कर्जे सरफेसी एक्ट के अंदर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यूज में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। सो दैट्स हाउ हमारे लिए सरफेसी एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस एक्ट को पढ़ रहे हैं। सो गाइस, व्हाट इज सरफेसी एक्ट? तो सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो काफी लंबा चौड़ा नाम है, इस नाम को रट्टा मार लो, आपका बैंकिंग गवर्नेंस निकल जाएगा, इतना बड़ा नाम। The SURFACE Act allows banks and other financial institutions for auctioning commercial or residential properties to recover loan when a borrower fails to repay the loan amount। मतलब एनपीए हो रहा है। अब यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर जो है ना, इन्होंने बस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अबाउट प्रॉपर्टी, इट्स अबाउट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। मैं आप समझाऊंगा कि सिक्योरिटी किस तरीके की होती है, इस चैप्टर के अंदर वो सारे टॉपिक पढ़े। The SURFACE Act provides that banks can seize property of borrower without going to the court except for agricultural land। मतलब कोई किसान अपनी जमीन गिरवी रख के कर्जा ले रहा है और वो किसान अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, तो सरफेसी एक्ट के तहत बैंक उसकी जमीन, उस किसान की जमीन सीज नहीं कर सकती है, वो अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल जो लोग हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं। SURFACE Act 2002 applicable only to the cases of secured loan, मतलब के unsecured लोन नहीं आएंगे।
अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे नहीं आएंगे, ओनली सिक्योर्ड लोन। अब ये चीजें भी समझेंगे आप। इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड एसेट, बैंक्स